बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, अपने मुल्क को याद रखें, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ आपकी बर्थडेज भी हमने ज़रूर विश करनी है। उसके लिए इंशाल्लाह 11 बजे तक आपको वेट करना होगा। माहौलियाती आलूदगी कंपैरेटिवली पिछले 2 दिनों से मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे लग रहा है कि कम हुई है। पिछले 2 दिनों में स्मॉग बहुत ज़्यादा थी। आज कुछ सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन स्टिल लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग पिछले 2 दिनों में चूँकि बहुत ज़्यादा स्मॉग रही तो नाक, कान, गला, आँखों के अमराज लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो माहिरीन हमने तो कल स्पेशली शो भी इसी पे किया था ताकि आप लोगों को बता सके कि आपने एहतियात क्या करनी है, स्मोग है क्या, बेसिकली किन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। सब लोग एहतियात ज़रूर करें। और जिस तरह से कल हमारे माहिरीन ने बताया कि जी स्मोग से बचने के लिए इकदाम आप लोगों ने क्या क्या करने हैं, बेहतर यही है गैर ज़रूरी तौर पर, क्योंकि हम आदी है ना लाहौर, ये खाना शाना बाहर से खाना है, गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे ही अगर जल्दी फ्री हो गए हैं तो बाहर निकल जाना है। काम की सूरत में निकलें, बाकी आराम ही करें आप लोग। अच्छा जी, खबरों की तरफ तो हमने चलना है, लेकिन स्मॉग मुझे ही कम लग रही है या वाकई है? राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। राव साहब, बेहतर है आज स्मॉग की सूरत हाल? ये अगर फिगर्स को देखें तो बेहतर लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो बाहर हालात हैं वो आप भी बाहर से नहीं, मुझे वैसे 2 दिन से ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 2 दिनों से कम लगी है कि 580 से 530 से उसकी जो इंटेंसिटी आज थोड़ी कम आई है। वो आपके साइकोलॉजिकली भी आपके दिमाग में कि 200 पर अगर आ रही है यहाँ आके पड़ा है तो जो फील भी हो रही थी ना 2 दिनों में वो बहुत ज्यादा थी। किसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। लेकिन अगर इसकी माहौलियाती आलूदगी की अगर बात करें ख़ास तौर पर स्मोक की, तो ये पिछले 10 सालों से हमें ये बिल्कुल दीमक की तरह चिमटा हुआ। मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में हमको इससे जल्दी छुटकारा पाने वाले हैं। पहले तो हम ये समझते थे कि बड़ी कार्रवाइयाँ सरकारी सतह पर की जाती हैं, लेकिन सरकारी सतह पर भी कार्रवाइयाँ क्या होनी है, वही जो पिछले 6 साल से हम मिनिस्टर बैठता है, मिनिस्टर के राइट लेफ्ट वो सेक्रेटरी माहौलियात बैठता है और साथ में वो मुतल्लिका जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं और वो एक रिपोर्ट देते हैं, मिनिस्टर वो पढ़ के सुना देती है और उसके बाद वो बस जी ये कार्रवाई हमने कर ली। और स्क्वाड का क्या बना? हकीकत ये क्या है? स्क्वाड की वजह से तो नहीं 500 से 250 पे आ गई। हकीकत क्या? जिस दिन स्क्वाड था उस दिन 500 चली गई। उससे पहले वैसे 220 190 पे आईक्यू लेवल था। स्क्वाड की बाइक्स का धुआं भी ऐड होना शुरू हो गया होगा ना। प्रैक्टिकली जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर इंचार्ज, वो ग्राउंड में किसी जगह पर ले ले नजर नहीं आ रही। वो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। किसी भी जगह पर प्रैक्टिकली वो नजर नहीं आ रही। वो रिपोर्ट पढ़ती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ती हैं और उसके बाद सीएम साहिबा के साथ साथ नजर आती हैं। राव साहब उनके साथ तो नजर आती हैं, लेकिन वो इन हाउस नजर आती है। अच्छा, ठीक है। वो इन हाउस बिलीव करती हैं काम करने पे, वर्क फ्रॉम होम। बाहर निकलें तो फिर स्मॉग का पता चले। और बजाय इसके कि देखिए जिसका काम उसी को साजे। अगर आप का जो वजीर ही इस तरह का नहीं है, जो मुलगी जो पंजाब लेवल पर ज़िला की सतह पर दौरे नहीं कर सकता, तो वो फिर किस तरह से? अब ये हमें वजीर साहिबा ने बताया था कि अब लाहौर डिवीज़न के बाद अगला टारगेट जो है वो फैसलाबाद, नारोवाल और गुजरावाला रीजन्स में ये स्मोक जो है वो इसके बादल मंडला रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में ये सारे अजला भी इसकी लपेट में होंगे। अभी तो सिर्फ ज़्यादातर लाहौर ही है। उसकी बुनियादी वजह एक भारतीय सरहद भी है, क्योंकि वहाँ पर जो बर्निंग है। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद जो काम आपके करने का है, क्या वो आपने किया है? आपने वही रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, वो झूठी हैं, सच्ची हैं, ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे इरफान साहब की तरफ भी जाना है। बाहर मायदा इंतजार कर रही है हमारा, जिन्होंने हमें वेदर कंडीशन बतानी है, बाहर स्मॉग की सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम मायदा, मौसम की सूरत हाल पूछेंगे, पहले स्मॉग बताइए आज क्या सिचुएशन है?
دیکھ رہے ہیں کہ روز کی بنیاد پر جو ہے وہ موسم تبدیلی کی طرف جانا چاہیے اور اس موسم میں جو ہے وہ موسم تبدیل بھی ہو جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ اسٹل ابھی تک جانے کا نام نہیں لے رہی ہے. درجہ حرارت وہ روز کی بنیاد پر زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. گرمی جو ہے وہ جان نہیں چھوڑنے پر آ رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسموک کے حوالے سے جو ہے وہ روز کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اچھا مائدہ، مجھے پہلے اسموگ کی سچویشن بتائیں، آج اسموگ زیادہ ہے باہر؟ بالکل 205 جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر کا، اور ہلکا ہلکا جب آپ جاتے ہیں یا سفر کرتے ہیں تو آپ کے جو انفیکشنز دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ جو یہ ہم دھند دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. وہ اسموگ ہے جس نے ہمارے شہر پر ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. 205 اس ٹائم مجموعی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے، لیکن ہے نا کیونکہ بہت زیادہ اسموگ کے باعث جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ہمارے شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاط کریں. وہیں پر اسکول کے ٹائمنگز بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر چینج کرنے کی ہدایت کی گئی. خاص طور پر چھوٹے ننھے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. شہری جنہوں نے صبح اپنے آفیسز میں جانا ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں وائرل انفیکشن بھی دیکھنے میں نظر آ کے بنا پر احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے شہریوں کو کہ جب تھینک یو مائدہ، آپ کا بہت شکریہ. سو عرفان ملک صاحب، آپ کی طرف آ رہی ہوں، آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑ گیا. کوئی بات نہیں، راؤ صاحب بیٹھے ہوں تو پھر آپ کو پتہ یہ انتظار کے آپ مائنڈ بناتے آتے ہیں، انتظار کے لمحے بڑھ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسموک کی بات کی جائے، راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں فرق پڑا، اور اس میں بہت فرق پڑا. ہاں میں تو خود کہہ رہی ہوں اتنا فرق پڑا ہے. میں آپ کو رات کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ رات 12-1 بجے کے قریب آسمان کے اوپر آپ کو سٹارز جو تھے وہ نظر آتے ہیں. وہ آپ تارے گنتے ایسے ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو دن میں بھی ایسے تارے نظر آتے ہیں. بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو دن میں بھی تارے نظر آتے ہیں، لیکن رات کو زیادہ اچھا مجھے کلیئر نظر آ رہے تھے، اور بڑا اچھا آپ محاورے کو سچ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا. اتنی زبردست ہے، سب کچھ آئیڈیل ہے، اس کے ساتھ ہوا چل رہی، سب کچھ آئیڈیل ہے. آئیڈیل نہیں، ابھی سب کچھ آئیڈیل ہے. اب راؤ صاحب کو ہم نے کہہ دیا کہ تنقید نہ کریں، جو چیز ہے مطلب میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہوا چلی ہے. کل دوپہر میں بھی، کل صبح کے وقت بھی ہوا تھی، آج صبح بھی ہوا تھی، رات کو بھی ہوا تھی. اس ہوا کی وجہ سے دیکھیں، اگر اسموک کو سمجھنا ہے تو راؤ صاحب نے تو فوری کہہ دیا کہ ہم سایہ ملک میں وہاں پہ فصلیں کاٹ رہے ہیں. وہ جو ان کو وزیر صاحبہ بتا دیتی ہیں یا جو وہاں سے رپورٹس کی جاتی ہیں تو وہ، لیکن اس پہ اگر آپ ورکنگ کریں تو اس کے ساتھ ہی اگر بھارت کے ساتھ ہمارا یہ قصور شہر بھی لگتا ہے، وہاں پہ ایسا ایشو نہیں ہے. وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ آبادی نہیں ہے. آبادی ہمارے یہاں پہ فیکٹریز اور دیگر جو اقدامات ہیں، ٹریفک کا ایک بڑا ایشو ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ ہوا چلنا بند ہو جاتی ہے، اور جتنا بھی اسموک کے پارٹیکلز ہیں، جس میں دھواں ہے، جس میں ڈسٹ ہے، وہ اس جگہ کے اوپر اسٹرک ہو جاتا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ بہت خطرناک ہے. بہت سے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ 2 دن جب کبھی جا کے نا ڈیوٹی سے ہاتھ منہ دھو کے دیکھیں، واک کے لیے جانا ہوا تو اس کے بعد یہ میں حیران ہوں، آپ ابھی بھی جا رہے ہیں، میں نے تو چھوڑ دیے. نہیں، فیل ہوا کہ واقعی اس میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اگر سانس لے رہے ہیں تو آپ کے ناک کان کے اندر ڈسٹ آپ کو فیل ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تھیں. لیکن آج جو ہے موسم قدرے بہتر ہے، رات سے ہی یہ معاملات کو تھوڑے اللہ کی طرف سے. اچھا تھینک گاڈ، کل ابھی جنید نے ہمارے پروگرام کے دوران ہی خبر دی تھی، ابھی اسکولوں کے ٹائمنگ کا نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، 9:45 کا کیا. نہیں تو حکومت نے کہنا تھا ہم نے یہ میجرز لیے. ابھی آپ کو بتائیں کہ ابھی ہم لوگ اپنے فون کے اوپر جب دیکھ رہے تھے تو یہ میسج آ چکے ہیں کہ بچوں کو آپ نے 8:45 پہ لے کے آنا. ایک کومنٹ اس پہ بڑا ضروری ہے. جتنے اب سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ گاڑیوں کی ہے شہر میں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. انڈسٹری، بھٹے، فصلوں کی باقیات، اور وہ ایک سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ساروں کو ملا لیں تو کنٹریبیوشن گاڑیوں کی ہے. اب جتنا ہمیں رپورٹس روزانہ ہم سے ہی آن ایئر کروائی جاتی ہے، ہم سے ہی آن ایئر، اس کا مطلب ہے کہ 25-30% گاڑیاں کم ہو جانی چاہیے. ضبط کر لی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور وہی رپورٹ جو منسٹر صاحبہ ہیں انچارج وہ آ کے وہی رپورٹ پڑھتی ہیں. اس میں اندازہ یہ ہے کہ ہمارے یہ میں بات کر رہا تھا، جو گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں میں جو پرائیویٹ گاڑیاں چلتی ہیں جو کمرشل نہیں ہے، صرف کمرشل گاڑیوں کے سرٹیفکیٹس دینے کا ادارہ موجود ہے جو ان کی مینٹیننس کی سرٹیفکیشن کرتا ہے.
باقی جو پرائیویٹ گاڑی آپ نے رکھی ہے کسی اور نے رکھی ہے تو اس کی مینٹیننس کے لیے یا اس کا سرٹیفائڈ جو کوئی نہیں ہے کہ کون اس کو سرٹیفائڈ کرے گا کہ یہ دھواں دے رہی ہے نہیں دے رہی, یہ گاڑی روڈ کے اوپر چلنے کے قابل ہے یا نہیں. جب تک ایسے اقدامات نہیں کیے جائیں گے یہ ایشو ایسے ہی رہے گا. چلیں جی, یہ تو سجیشن تھی. ہم نے جانا ہے ابھی ٹاپ سٹوریز کی طرف. خوشی ہو رہی ہے اچھی خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہوئے, جہاں پہ مہنگی کی جگہ سستی آ جائے تو کیا ہی بات ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 86 پیسے فی یونٹ سستی, صارفین کو ریلیف اکتوبر کے بلوں میں ملے گا. جناح ہسپتال ٹراما سینٹر اپ گریڈیشن, محکمہ خزانہ نے فنڈز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. گارمنٹ سٹی میں طالبات کے پہلے بیچ کی ووکیشنل ٹریننگ مکمل, طالبات نے سرٹیفکیٹ, ملازمت کے لیٹر, اسکالرشپ چیک تقسیم. اور اس کے بعد بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے اساتذہ کے خلاف کیسے کارروائی ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے. خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. خبر یہ ہے کہ صارفین کو ریلیف اکتوبر کے بلوں میں ملے گا. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 86 پیسے فی یونٹ سستی. عرفان ملک صاحب, بہت اچھی خبر, آپ بلیو کریں کہ واقعی خوشی ہوتی ہے. وہ آپ آئی وش کہ آپ کے یہ چہرے کی مسکراہٹ جو ہے کچھ سولو فریم میں دکھا سکتے. اگر آپ اس کو جو ہے بڑے کینوس پہ کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے تو آپ چہرے کی مسکراہٹ کو نہیں, چہرے کی مسکراہٹ 86 پیسے یونٹ کو ابھی یہ واقعی بہت بڑی خوشی ہے. واقعی بہت بڑی خوشی ہے. آپ اس میں سن ایک مہینے میں خوش ہو گئے. اس کے لیے یقین کریں کہ یہاں پر ایک باقاعدہ تقریب ہونی چاہیے تھی, کیک کاٹنا چاہیے تھا نیپرا کا. اگر آپ دیکھیں اس کے لیے اور کھڑے ہو کے کلیپنگ کرنی چاہیے. اگر اوورآل دیکھیں تو اس سے آپ کو پتا ہے کہ کتنے پیسے جو ہے وہ آپ کا بل کتنا کم ملے گا. میرا بل نہیں, میں اوورآل بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ اپنے بل کی بات کریں. حکومت کے خزانے میں راؤ صاحب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس سے 100 ارب روپے کا فرق پڑے گا, 100 ارب روپے کا, اور یہ صارفین کو 100 ارب روپیہ کم دینا پڑے گا. صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگ. تو راؤ صاحب نے تو بڑا اس کو جو ہے مذاق کے طور پہ لے لیا کہ ہمیں کلیپنگ کرنی چاہیے, ہمیں یہاں پہ کیک کاٹنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں یہ اگر اس کو کلیکشن تو 100 ارب روپیہ جو ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہے ہیں, یہ طنز کر رہے ہیں. لیکن یہ اچھی چیز یہ ہے کہ 100 ارب روپے کا فرق پڑے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی بجلی مہنگی ہوتی ہے تو صرف لیسکو کا جو ایریا ہے اس کے اندر اربوں روپے کا فرق پڑ جاتا ہے صرف چند پیسوں سے. تو یہ تو 86 پیسے تمام جو ہے وہ اس کے لیے. اب مجھے ان کی ہنسی کا مطلب نہیں سمجھا, کیوں ہنس رہے ہیں آپ بتا دیں. وہ آج تم ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ایک معروف ٹی وی چینل پہ, ان کا بیپر یاد آ گیا جب ایک دم سے عمران خان کے دور میں 25 روپے بڑھے نا پیٹرول کی, تو انہوں نے بڑا اسی طرح انہوں نے ایکسپلین کیا کہ 25 روپے حکومت نے جو ہے. آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. کبھی یہ دیکھیں آپ کہ اگر 100 روپیہ اگر آپ نے انہوں نے 1 روپیہ بڑھایا ہے تو اس کے مقابلے میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 1.25 روپیہ واپسی بھی ہوئی ہو. کبھی نہیں ایسا ہوا. اب جس طرح سے پچھلے 1-1.5 سال سے ہر 10 دن بعد 15 دن بعد فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہم اس کا خمیازہ بھگتتے رہے ہیں. کیا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کم ہوا تو اس کو اپریشیٹ بھی کر دیں. دیکھیں کیا اس رفتار سے انہوں نے کیا ہے. ایک مرتبہ بھی آپ نے کبھی, یہ تو نہ ہونے والی باتیں کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ نے ڈسکس ہی کیوں کر رہے کبھی ہیں. آپ نے بڑھانے والی جو خبر ہے کبھی بھی وہ 1-2 روپے یا 3 روپے سے کم پڑی ہو, آپ کو یاد ہو تو مجھے بتا دیں. بالکل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب تو فیول کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی. اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب 100 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں عرفان صاحب, آپ 100 روپے کی بات کر رہے ہیں 100 ارب روپے کی. وہ 100 ارب روپے کی بات تو تب آپ جب آپ نے 400 ارب آپ لے لیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی 100 ارب واپس, آپ کے بل میں 130 روپے کا فرق پڑنا ہے آپ کے گھر کے بل میں. یہ اس کا ہوگا امپیکٹ. یعنی 130 یونٹ اگر آپ جلاتے ہیں تو پھر آگے یہ آپ کا 130 روپے کا. یار یہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے بڑھاتے ہیں واپسی کا گیئر بھی ایٹ لیسٹ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریلیف زیادہ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں
2010 में जिस जो बिजली का रेट था उस पे आपको वापस लेके जाएगा, हाँ, 2000 पे आपको not लेके at all. जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह नहीं होता। मैं ये आप कह जिस रहा हूँ, तरह कह रहे हैं वो उस तरह की, ये तो सिर्फ अच्छी बातें लगती हैं टीवी पे करने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने करना है ये 86 पैसे जिन लोगों ने करना है, जिन लोगों ने करना है, फिर वो क्यों नहीं करते कि 12 लाख रुपए जिसको तनख्वाह और रिटायरमेंट की पेंशन मिल रही है उसको बिजली भी फ्री दे रहे हैं आप, उसको नौकर चाकर भी दे रहे हैं, उसको फ्यूल भी दे रहे हैं, क्यों? करने वालों को ये काम नहीं है। 225 अरब रुपए का सालाना आप साहब, ये आपने तो नहीं 86 पैसे कम किया। अब मैंने नहीं कम किया, मैंने कम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ बात को आप भी समझें, और आप पता नहीं इस बात को, यानी इस बात पे फिर आप क्या रोना शुरू कर दें कम किया? मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये कह दें ज्यादती की है। मुझे तो अवाम की बात करने में सख्त अपोजिशन का सामना है। मैं तो अवामी जज्बात, अपने साथ अपनी जेब से निकलने वाले पैसे वापस आने, जिस तरह से मेरी जेब से निकाले जाते हैं, मैं कहता हूं कि उसी तरह से करें, आपको 130 रुपए बच जाएंगे। मेरा ये मुद्दा है। मैं कह रही हूं शुक्रगुजारी करें, मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा, चूंकि आप साहिब हैसियत है माशाल्लाह से आप भी, मैं तो अपने गरीब आदमी बात कर रहा हूँ। मैं तो अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मेरी जेब से, कह देते वैसे हम देखिए मेरी जेब से अगर 3 रुपए 50 पैसे, कभी 2 रुपए 80 पैसे, कभी 4 रुपए, कभी 6 रुपए मेरी जेब से निकालते वक्त तो पैसों की बात नहीं आती है, हमेशा 1 रुपए 87 पैसे या 86 पैसे जरूर निकलते हैं, कभी 86 पैसे तो नहीं निकले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने वापस ही करने थे, पैसे नहीं आपकी जेब वापस अगर आपने वापस ही करने थे तो क्यों ना 2 रुपए 86 पैसे करते, ताकि 300 अरब तक पहुंच जाता रिलीफ। ये भी हो सकता है, रिलीफ 300 और गवर्नमेंट कर सकती है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूं, लेकिन हम कह रहे हैं चले जो ये बड़ी आसान बात है कर ले। आप लोगों को समझ नहीं आ रही क्योंकि आप शायद आपके ये मसाइल नहीं है, इसलिए ये हमारे मसाइल हैं, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये शुक्रगुजारी 100 अरब रुपया जो है ना होने से वो आवाम की जेबों से कम निकलेगा। आप इस बात को अगर नहीं समझ रहे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ आपका। और इसमें देखिए फ्यूल एडजस्टमेंट है, जो बिजली ये फ्यूल की कीमतें कम हुई उसकी मद के अंदर जो आपने बिजली इस्तेमाल की है, जिन टेनोर के अंदर ये बिजली बनाई गई थी उस फ्यूल से, क्योंकि बिजली की कीमतें कम हो गई, उसकी तेल की कीमतें कम हुई, इसी के असरात हैं कि जो अगर तेल की कीमतें कम हुई तो उसके साथ साथ आप इसको भी फर्क डाला गया। आप खुद ये बात बता दें, आप मुझे बता दें कितनी कम हुई है, उसके बाद जो है पेट्रोल आप की इसमें कीमत, कहें कि आप पेट्रोल की कीमत जो कम हुई है वो ना मेरा फिक्र है ना आपके, सिप्रा साहब लाइन पर आते हैं, हम सारे सार्फिन है ना फ्यूल के, तो 40 से 45 रुपए फ्यूल की कीमत में कमी हुई है। क्या 4 रुपए भी बिजली कम नहीं होनी चाहिए थी मिनिमम? ना होने वाली बातें कर रहे हैं। मैं तो ये बात मतलब आप 4 से 5 रुपए अगर आप करते तो चले बात, मैं कोशिश कर रही हूँ शायद सिप्रा साहब लाइन पर आते, जरा होगा तो वो भी पीनट ही, लेकिन चले समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं तो ये बात कर रहा हूं, इससे आए हैं 4 रुपए पे, अब कह रहे हैं वो भी, मतलब राव साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? राव साहब को खुद भी समझ आ रही कि उन्होंने बात करनी क्या है। नहीं आप वो किस, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास बेचारे की 25,000 सैलरी है, उसने घर का किराया भी देना है, उसने पेट्रोल भी डलवाना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने गैस का बिल भी देना है, उसने सैनिटेशन का बिल भी देना है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, मैं तो उस मुफ्तखोरे की बात ही नहीं कर रहा जो 25-25 लाख रुपए तनख्वाह भी ले रहा है, नौकर चाकर भी ले रहा है, जो इस मुल्क को 2-2 हाथों से नोच भी रहा है। अभी नहीं आ रहे, खैर हम खबर पहुंचेगी, आप बोलना शुरू करें, पहुंचेगी आवाज, आप बोलने तो सही। इंटरेस्टिंग खबर मेरी नजरों के सामने आई है, बोलने तो सही, पहुंचेगी आवाज, बस कर दे, अब क्या आपने रोना धोना ही शुरू कर दिया है। वापदा एहलकार ने हेलमेट के चालान पर इशारे की बिजली काट दी, अच्छा किया, बस उसका चालान किया, उसने इशारे की बिजली काट दी। ये लो फिर, लेकिन जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में जरा पानी शानी पी ले, फिर वापस आएंगे हम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। खराब मीटर महंगे पड़ गए, औसत भारी बिजली बिलों की वसूली, सिंगल फेज खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 1,14,000, जबकि 3 फेज मीटर की तादाद 6,500 रिकॉर्ड। औसत यूनिट चार्ज होने से सार्फिन के बिलों में रिकॉर्ड इजाफा। ले जी, एक तरफ रिलीफ मिल रहा था, राव साहब पूछे इरफान साहब से, ये जो 1 अरब रुपया दिलवा रहे थे लोगों को, इनसे पूछे क्यों? इसमें देखिए, इसमें जो मीटर लगे थे, मीटर कौन से खराब होते हैं? मीटर खराब कौन से होते हैं, ये आपकी अच्छी जो है वो आपने पूछा। आपको याद होगा कि हुकूमत की जानिब से पिछले कोई 1.5 साल पहले
تمام میٹر چینج کرنے کی ایک مہم چلائی گئی تھی کہ جو پرانے میٹر ہیں اس کو چینج کریں، اور کیونکہ بجلی چوری جو ہے ان میٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ تھی تو اس کے سد باب کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے میٹر جو لائے گئے تھے. وہ ٹیکنالوجی جو ہم لے کے آتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایشو یہ آتا ہے کہ ہمیں شاید اس کی پروکیورمنٹ کے وقت ہم نے اپنی کوئی کمیشن رکھنی ہوتی ہے، کوئی اپنے ایسے کوئی معاملات رکھنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو غیر معیاری چیزیں جو ہیں وہ فراہم کر دی جاتی ہیں اور دکھائی کچھ جاتی ہیں لیکن پہنچتی جو ہیں وہ کچھ اور چیزیں ہیں. ان میٹروں کی ایک بڑی تعداد ہے جو خراب ہو رہے ہیں، جو پچھلے 2 سال پہلے ان کو چینج کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب ہو کیا رہا ہے، جب میٹر آپ کا خراب ہو گیا تو آپ کو اوسط بل جو ہے وہ ڈالا جائے گا کہ اب فیوچر کے اندر جو ہے وہ اب ماضی کے اندر آپ نے کس طرح اس کو بجلی کو استعمال کیا، ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو بل دیا جاتا ہے، اور اسی میں یہ کرپشن کا بازار بھی یہیں پہ گرم کیا جاتا ہے. اور اس کرپشن کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے تھے کہ یہ میٹر کے ذریعے بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کا نیا حل اب یہ ہے کہ کسی کا بھی اگر لائن مین نے یا سپرنٹینڈنٹ نے اس کے ساتھ ساز باز کرنی ہے تو اس کو کہہ دینا کہ آپ کا میٹر خراب ہے، ہم آپ کو اوسط بل یا اس کو کم دیا جائے گا. اگر کہاں پہ بجلی چوری کرنی ہے وہاں پہ کیا آ جائے گا کہ جہاں پہ بل جو ہے وہ اوسط میٹر ہی ان کا کم سلو چل رہا تھا. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ وابڈا کے ساتھ ہیں. اس کے لیے جب تک ہم جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئیں گے کہ میٹر کا کارڈ ہو، کارڈ میں جتنا آپ چارج کروائیں گے اتنی بجلی استعمال کریں گے، جب وہ چارج کے پیسے آپ کے ختم ہو گئے تو آپ کی لائٹ چلی جائے گی. اس تھیوری کے اوپر جب تک ہم نہیں آئیں گے ہم ایسی بہت سی آپ کو یہ والے ایشوز ختم نہیں ہو پائیں گے. راز صاحب جی دیکھیے، یہ خبر کے مطابق 1 لاکھ اور یہ 20,000 سنگل فیز اور 3 فیز میٹرز کی کل تعداد ہے جس میں جو خراب ہوئے اور اس کے بعد ریپلیس ہوئے. اب 3 فیز میٹرز زیادہ تر جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ یا تو بڑے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ لگواتے ہیں، یا پھر انڈسٹریل سیکٹر میں. یہ اچھا، اس کے بعد اگر کسی کا خراب ہوا میٹر تو وہ ایک پورا اس کو کشت کاٹنے کے بعد پوری جد و جہد اور پوری ایک تحریک چلانے کے بعد رائٹ لیفٹ سے اس کو بیچارے کو کہلوانا بھی پڑتا ہے، پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، اس کے باوجود وہ ریپلیس کسی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. تو اس میں اوسط بلز کی وجہ سے جو صارفین کی جیبوں پر جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس کا بھی ایک لمبا پروسیجر ہے. اس کے بعد اگر آپ کا بند گھر ہے اور بند گھر میں کوئی میٹر خراب ہے، آپ نے توجہ نہیں کی اور کوئی رہ بھی نہیں رہا وہاں پہ، تو اس کا وہ بل اتنا زیادہ اوسط بل کے نام پہ وہ ڈالا جائے گا کہ بعد میں آپ کو جب BCO چکر لگانا پڑیں گے. کوئی کمیٹی، ایک ڈویژنل کمیٹی بیٹھے گی، وہ کب بیٹھے گی اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور اس کا آپ انتظار کرتے رہیں گے. یعنی اس سے بہتر آپ یہ سمجھنا شروع ہوں گے کہ یار یہ عذاب خانے سے میں نکل ہی جاؤں، میں پے ہی کر دوں. تو کسی نہ کسی طرح سے صارفین کو، جو کہ سب سے بڑا سبب ہے مفت خوروں کا، یعنی جو مفت خورے، جو اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، جو اب ان کی سیلریز آپ کو پتہ ہے کہ لیسکو چیف کی جو سیلری ہے وہ ایک دفعہ عامر بھائی نے بھی ڈسکس کی تھی اور بڑا حیران کن فگرز وہ آئے تھے. اللہ کرے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو گئی ہو، ادروائز تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ کسی کی واپس ہوں. تو ان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے اس طرح کے اوسط بلز ڈالنا، یہ ابھی ہم 86 پیسے کی بات اس سے پہلے کر رہے تھے کہ ایک ریلیف ہے، اور عرفان صاحب نے اس پر بڑا لاجک بھی دیا کہ 100 ارب روپے کا قریب لوگوں کی جیبوں سے یہ نہیں نکل سکیں گے. تو جو 100 ارب اگر آپ نہیں نکال رہے، لیکن اس کے مقابلے میں صرف خراب میٹرز کی مد میں اگر آپ 400-500 ارب روپے نکال لیں گے تو وہ صرف ایک ڈسکو کی یہ بات ہو رہی ہے، لیسکو کی. اور لیسکو کا یہ حال ہے جس کے پاس 4 سے 5 اضلاع ہیں، اور باقی ڈسکوز میں تو جب خبریں رپورٹ ہوتی ہیں تو وہاں پر تو ایک نام ہے. اور پھر لیسکو ہی ایک ایسی ڈویژن ہے جہاں پہ ریکوری چونکہ ڈنڈا ہے نا، تو ڈنڈے کی وجہ سے ریکوری بھی اس کی بہتر ہے باقی تمام ڈسکوز کے مقابلے میں پنجاب کی. تو یعنی جہاں پر صارفین زیادہ، جو ریکوری بھی بہتر ہے، بلز بھی زیادہ تھے، اس کے باوجود اوسط بل کی اور بھاری بھرکم بلوں کی بھیڑ بھی لیسکو کے صارفین ہی چڑھتے ہیں. تو اس سلسلے کو تھمنا چاہیے گا. جو
पोस्ट पेड जो एक सिस्टम है वो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, अगर वो आ जाए हो जाना तो चाहिए, मुझे उससे लगता है कि बेहतरी होगी और ये बेहतर वाले हो सकता है। मामलात की भी हौसला शिकनी होगी। आज की बड़ी खबर जो लीड स्टोरी है वो ये, जिन्ना अस्पताल ट्रॉमा सेंटर अपग्रेड होगा। 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए, इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात मुहैया की जाएंगी। बजट ऑनलाइन दौरान सर्विस जामबाग मुलाजमीन के वर्सा के लिए इमदाद के लिए 75 करोड़ रुपए IG ऑफिस मुंतकिल। इरफान साहब, ये खबर बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन्ना अस्पताल ट्रॉमा सेंटर अपग्रेड होगा, 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लेकिन उसके साथ कल मैं एक खबर देख रहा था कि मेयो हॉस्पिटल में हज़ारों मरीज़ जो हैं वो इलाज मुआलजा उनका बंद होने वाला है और इसके लिए 33 करोड़ रुपए अब हुकूमत की तरफ से वो जारी किए गए फौरी तौर पे कि ये मामला, क्योंकि हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने ख़त लिख दिया था हुकूमत को कि यहाँ पे अब मामला नहीं चल रहे, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, लोगों को इलाज मुआलजा नहीं मिल रहा और इसके लिए ये हॉस्पिटल में जो कार्डियक MS सेंटर साहब 2 है, दिन पहले आए थे, खास से मुतमईन थे, बड़े अच्छे इंतजाम कह रहे थे चल मेयो रहे। हॉस्पिटल के, जी, बस फिर उनकी मुतमिन होने की वजह मुझे नहीं समझ आती, या शायद उन्हें अंदाज़ा सब था कि अच्छा कहा 33 उन्होंने तो। करोड़ रुपया जो मिलेगा वो उसमें से अब पता नहीं कितना मरीजों के ऊपर लगेगा, कितना कहाँ पे जाएगा, ये तो ऑडिट होगा तो उसके बाद बातें पता चलेगी। लेकिन जो इनकी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से हुकूमत को ख़त लिखा गया था कि कहा गया था कि मंडे को हॉस्पिटल बंद रहेगा, उसमें काम नहीं किया जा सकता, उसका यूनिट जो है एक वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने उसके ऊपर वो पैसे जारी किए और वो दोबारा से इलाज मुआलजा शुरू हुआ। जब तक आप अपनी जो बैकएंड के ऊपर चीज़ें हैं इनको बेहतर नहीं करेंगे, आप, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड कर रहे हैं। निगरान दौरे हुकूमत में तमाम जो हॉस्पिटल थे, सिर्फ लाहौर के नहीं पंजाब पूरे के अंदर, इनको बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया था, मामलात इनके ठीक कर दिए गए थे। असल इशू ये है कि इन हॉस्पिटल्स को आप सोने का बना दें। इन हॉस्पिटल्स के अंदर जो काम करने वाले, जैसे आपने कहा MS साहब बड़े मुतमिन थे, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि उनकी तरफ से ही एक ख़त हुकूमत को लिखा गया कि हॉस्पिटल मंडे तक बंद हो जाएगा, अगर पैसे ना जारी हुए मरीज़ों का इलाज बंद हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत ने पैसे जारी किए। तो ये जो चीज़ें हैं, जब तक ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको आप चलाते नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका जो है वो एहतसाब नहीं होगा। और ऐसा एहतसाब नहीं कि अच्छा अना आपने यहाँ पे बैठ के काम नहीं किया तो आप अपनी चेयर इधर ले आएँ, आप इधर बैठ जाएँ, ये आपका एहतसाब होगा। ये एहतसाब नहीं होगा जब तक किसी शख्स को अपने रोज़गार की फ़िक्र नहीं होगी कि उसको नौकरी के लाले नहीं पड़ेंगे, कि उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। और हॉस्पिटल की जो हालत है इसको तभी बेहतर किया जा सकता है जब हुकूमत एक सख्त जो है वो एक्शन ले और इसके अंदर एहतसाब सख्त। फिलहाल तो जहाँ जहाँ अच्छे काम नजर आते हैं ना, वहाँ हमें मुखय्यर हजरात का रोल नजर आता है, खास तौर पर अगर अस्पतालों का जिक्र करें और खास तौर पर जिना का। बिल्कुल, ये एक जिस तरह से इरफान साहब ने भी कहा कि ये बड़ी अच्छी खबर है और बिलाशुबा इसमें कोई शक चलो नहीं है शुक्र है, मान गए। कि आम आदमी की सहूलत के लिए होने वाला हर इकदाम वो कोई भी करे, तो बाय द वे वो भी आम आदमी की सहूलत के लिए हुआ था जिस पे आपने वो कोई भी करे, वो हमारे लिए अच्छी खबर भी है, उसके साथ भी हम खड़े। अब ट्रॉमा सेंटर की बात है, ट्रॉमा सेंटर ऑब्वियसली बनेगा, वहाँ पर ऑलरेडी गौहर एजाज साहब काफ़ी सारी चीज़ों में वो अपने ताईं कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हों और स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ के पेशेंट्स जो भी आएँ उनके लिए जदीद से जदीद मशीनरी। और आप देखते हैं कि हर 3 माह के बाद किडनीज़ के हवाले से उनकी तकरीब भी होती है जिसमें किडनीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको अद्वियात की फरामी से डायलिसिस की सहूलत और फिर दीगर जो सहूलियात हैं तिब्बी इमदाद के हवाले से वो मिलती नज़र आती हैं। तो ट्रॉमा सेंटर के फंड्स जारी हुए। अब दुआ ये है कि अल्लाह करे कि ये फौरी तौर पे इसका जो एग्जीक्यूशन का अमल है वो मुकम्मल और इससे रिलीफ का अमल, हाँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सुनने को देखने को बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें जिन्ना अस्पताल चूँकि एक ऐसी इलाजगाह भी है जहाँ पर तदरीसी सरगर्मियों के साथ साथ वहाँ पर तिब्बी सहूलियात और फिर सबसे ज्यादा जो फंडिंग है वो मुगैयर हज़रात की जानिब से यहाँ से की जाती जिन्ना है। अस्पताल तो हम में दुआ इसको गो हैं कि लीड इस पर करते हैं जल्दी गौहर अमल एजाज दरामद साहब। हो। राव साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे पास अगली खबर क्या है जी, हम डिस्कस करेंगे गारमेंट सिटी में तालिबात के पहले बैच की वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल, सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। CM साहिबा सर्टिफिकेट भी दे रही हैं, मुलाजमत के लेटर, स्कॉलरशिप चेक तकसीम
اور سی ایم صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر تحصیل میں گارمنٹس ٹریننگ سینٹر بنائے جائیں گے. نو ڈاؤٹ اچھا پروجیکٹ ہے. راؤ صاحب دیکھیے اب یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تو بہت پرانے ہیں, کافی عرصہ سے یہ چلتے آ رہے ہیں, اور ان کی نوکریاں مل رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو خاص طور پہ مختلف تربیت دیتے ہیں, جس میں کوکنگ کورسز ہیں, پھر سلائی کڑھائی اور کافی ساری چیزیں ہیں. یعنی یہ وہ قدم ہے جو خود کفیل بنائے گا جی بالکل ہماری بچیوں کو. اور سب سے بڑی بات ہے یہ, جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلی تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ 51-52% آبادی ہے ہماری خواتین کی, اور جن میں سے 4 یا 5% میکسیمم یا 10% آپ بڑی فیور دینی ہو تو جو آپ جو معیشت کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ باقی تو جو فگرز ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تو خود کفیل بنانے کے لیے پہلا پروگرام تھا, اور ہر تحصیل کے لیول پہ پنجاب گورنمنٹ کی یہ پلاننگ ہے کہ اسی طرح کے گارمنٹ سٹی اور اس کو دیہی علاقوں تک لے کے جائیں, تاکہ دیہی علاقوں میں نہ صرف جو وہ جو ایک زرعی معیشت کا حصہ ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ جدید دور میں بھی حصہ ہو. بالکل صحیح. اس کا جو ماڈل اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ بنگلہ دیش سے اس کا ماڈل لیا گیا. بنگلہ دیش میں تقریباً 57 لاکھ خواتین فیکٹریز میں کام کر کے اپنا روزگار کماتی ہیں, اور ہمارے ہاں یہاں پر ہم کوئی اتنی تعداد میں خواتین کو گھر بیٹھے سٹائپنڈ دیتے ہیں BISP پروگرام کے ذریعے. تو اس پروگرام میں بھی آپ یہ شامل کر سکتے ہیں کہ اور زیادہ اس کو بہتر بنایا جائے. جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کا کس طرح سے حصہ آپ نے بنانا ہے ہر فرد کو. جب ہر فرد کام کرے گا تو ہر گھر کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ٹینڈنسی یہ ہے بدقسمتی سے کہ ہر گھر میں ایک کمانے والا ہے اور 7 سے 8 افراد ہیں کھانے والے. یہ ہمارا ایک روایت بھی ہے ظاہر ایک ہی. تو پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو فیوچر کی, تو ہمارے ہاں بچوں کی جو تربیت ہے وہ کام کے حوالے سے کی ہی نہیں جاتی, جس کی وجہ سے ہمیں مستقبل میں یہ مسائل. آپ نے دیکھا نہیں کہ ڈگری ہے لیکن وہ ڈگری کی جو اس کی جو اصلیت ہے اس ڈگری کی, اگر آپ اس کو حقائق میں دیکھیں کہ وہ 8-10 لاکھ روپے کے لے کے ڈگری لی, لیکن اس کو جو ہی MBA کیا ہوا بچہ کسی بھی فرم میں جاتا ہے تو اس کو مطلوبہ جو قوائف ہیں وہ بنانے ہی نہیں آتے. یعنی ہم کام کے لیے تربیت دیتے ہی نہیں ہیں. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس پر ہیں, اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اب 4 ایئرز یعنی آپ کی فیلڈ کا ایکسپیرینس اور ہوتا ہے جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں. آپ نے یہ اس طرح کے گارمنٹ سٹیز, ایک تو خواتین کو آپ امپاور کرتے ہیں, اور بالکل یہ خواتین کے ساتھ ساتھ آپ کو نوجوان بچوں کے لیے بھی جو کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے لیکن ان کے پاس یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اتنے ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان کی بھی ہے. جب تک خواتین کو آپ فائنینشلی طور کے اوپر خود مختار نہیں بنائیں گے یہ معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. جیسے بات ہوئی کہ 52% آبادی ہمارے سامنے کامیاب ملکوں کی مثالیں, چائنا کو دیکھیں, چائنا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش سے یہ لیا گیا. اب 1962 کے بعد چائنا کے اندر جو تھے وہ ایسے زون بنائے گئے, ایسے سٹیز بنائے گئے تھے جہاں پہ کوئی گارمنٹس کا سٹی پورا کا پورا وہاں پہ گارمنٹس بنے گا. اگر فرنیچر کے لیے انہوں نے کوئی زون بنایا ہے تو وہاں پہ سارے کا سارا فرنیچر بنے گا. یہ جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی جس کے بعد چائنا آج آپ کو کہاں پہ نظر آیا. تو یہ چیزیں اسی کی ایک مثال ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ اس ٹریک کے اوپر ہم آنا شروع ہو گئے ہیں. اور خواتین کو ہم جب تک ہر خاتون جو ہے جب تک فائنینشلی طور کے اوپر خود سٹرانگ نہیں ہوگی, خود مختار نہیں ہوگی, تب تک یہ معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. آپ اسکول کالجز کے اندر بچے دیکھیں ٹاپر بچیاں جو بالکل ایسے ہی ہے, وہ بچیاں جو ہے وہ اگر جاب اگر ہو بھی ان کی تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں بچوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں. تھوڑا سا والدین کو بھی دیکھنا ہے, کورس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ہمیں اس میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ تعلیم وہ ایجوکیشن اس کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو فیلڈ میں جا کے ہیلپ نہ کر سکے. تھینک یو سو مچ. بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ آپ کی زندگی کو بنا بھی دیتا ہے, آپ کی زندگی کو بگاڑ بھی دیتا ہے, نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کی بخشش اور نجات کا سبب بن سکتا ہے. اگر آپ اس کو سوچیں
अगर नहीं सोचते तो फिर आज की हमारी गुफ्तगू के बाद आई मस्ट से कि आप ज़रूर सोचें कि झूठ आपकी ज़िंदगी बना भी देता है और तबाह भी कर देता है। बनाता इसलिए अगर आप इसको छोड़ दें, तबाह इसलिए करता है कि अगर आप मुसलसल झूठ का सहारा देते चलें। हमारे सामने बहुत कामयाब लोगों की मिसालें हैं जिनको हम समझ रहे होते हैं कि अच्छा इन्होंने तो कारोबार बहुत चला लिया, ये तो फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये झूठ भी बोलता चला जा रहा है, ये तो सारा कुछ कर रहा है, तो इसको तो हर जगह पर कामयाबी ही कामयाबी मिल रही है। वो कामयाबी आगे चल के कैसी कामयाबी होगी, वो आखिरत में आपको जो है वो किस तरह से जो है वो आपकी बख्शिश और निजात का सबब बनेगी भी या नहीं। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि ये झूठ जो है ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला जो कि 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे को मोहब्बत करता है, बार बार कहता है गुनाह करने के बाद मेरे से माफ़ी मांगो मैं बख्श दूंगा, लेकिन वही खुदा कहता है कि झूठे पर उसकी लानत भी है। एक झूठ ज़िंदगियां तबाह भी कर देता है, एक झूठ जिससे आप अपना कारोबार तो चला लेते हैं लेकिन बाद में जाके आपके कारोबार के तबाही का सबब भी बन जाता है। अब बहुत सारे लोग आदतन ये करते हैं, इस आदत से छुटकारा कैसे हासिल करना है, झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालना कैसे है, झूठे के लिए हमारा दीन क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। सैयद फहद अली काज़मी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आज के टॉपिक के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, इस पे हम कन्वर्सेशन करने लगे। अच्छा, इसमें अगर हम ज़रा हिस्ट्री में भी जाएँ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात उनके लिए बनाई गई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द सेंटर ऑफ क्रिएशन। अब देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार नबूवत से पहले अल्लाह ताला ने जो कैरेक्टर के मोजज़ात उनको अता किए, सच उनमें से सबसे बड़ा है बेशक। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का मोजज़ा ये है कि आपको अल अमीन अस-सादिक कहा जाता है। अभी इजहार नबूवत नहीं फरमाया जी, बिल्कुल, मगर ये दो कार्डिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये दो टाइटल्स हैं जो उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुदरत ने ये मुनासिब समझा कि मेरे नबी के ये टाइटल्स होंगे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग के मिशन का आगाज़ आपने फरमाया है, और बहुत मशहूर आपका खुतबा है, आपने कहा कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक लश्कर है, वो तुम पे हमलावर हो जाएगा, तुम बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा हम मान लेंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, उनका कार्डिनल वस्फ सच है। नबूवत मोहम्मदी, ज़ात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आका की ज़ात का है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, पूछा गया कि मोमिन जो है वो फलाना गुनाह कर सकता है, फलाना कर सकता है, आपने कहा हाँ कर सकता है। मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह। जो साहिब ईमान है, जो फेथ रखता है रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, वो झूठ नहीं बोल सकता। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि झूठ का फिनोमेनन असल में है क्या, रूहानी तौर पे इसको पहले अंडरस्टैंड हम करें। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है वो रब्बुल इज़्ज़त की मंशा है, रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है, रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है। बिल्कुल। तो मेरे सामने एक फिनोमेनन हो रहा है और वो करने वाला कौन है? अल्लाह की कुदरत के तहत हो रहा है। मगर जो हो रहा है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मैं उसके बरक्स कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं उसके बरक्स कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो कुछ और रहा है। यानी इन अ वे मैं रब ताला के ऊपर तोहमत लगा रहा हूँ। जो हो रहा है उसकी कुदरत से हो रहा है, मैं वो नहीं डिस्क्राइब कर रहा, मैं वो नहीं बता रहा। तो इनडायरेक्टली मैं एक लेवल पर खुदा ताला की कुदरत और खुदा ताला के ऊपर डायरेक्टली हमलावर हो गया हूं इस झूठ के साथ। ये एक तरह से हमला है खुदा की जात की तरफ, ये एक तोहमत है। तो इस चीज को यूं रियलाइज करें और देखें, आखिरत की जो जवाबदही है ना, वो हमारे दीन का कार्डिनल प्रिंसिपल है। अगर हम समझे, इस चीज को जान ले, इसको हम बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो अनफॉर्चुनेटली मैं और आप, मैं भी सबसे पहले अपने आप को ही कहूँगा, हम हैं रस्मी मुसलमान। हम नमाज भी पढ़ेंगे 5 वक्त की जी। वो जो सवाल किसी ने पूछा था वो सवाल दुरुस्त था हमारे एक अजीम स्कॉलर से कि हम नमाजें पढ़ रहे हैं मगर सर्टन गुनाह हम नहीं छोड़ पा रहे, ये क्यों ऐसा हो रहा है? यही हिपोक्रेसी है, यही निफाक है, यही मुनाफकत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस चीज़ के ऊपर इतना एम्फसाइज करें
जहन्नुम की वईदें दें कि तुमने झूठ नहीं बोलना, और हम बोल रहे हैं बिकॉज वी ऑल आर रिचुअलिस्टिक मुस्लिम्स। इस्लाम मेरे हलक से नीचे नहीं है, बिल्कुल सही। टेम्पररी गेन्स के लिए। अच्छा, झूठ के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा उसको क्रिटिक भी किया गया? बज़ाहिर आपको गेन होता है, एक फ़र्द को गेन होता है, यस, मगर कम्युनिटी का आप नुकसान कर देते हैं, कम्युनल लॉस होता है बड़े लेवल के ऊपर। अभी हाल ही में, मैं उस स्टोरी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपके व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं, लाहौर के अंदर एक वाकया हमने सो कॉल्ड उसके ऊपर रिपोर्ट किया जी ये वाकया हो गया। लाहौर के तलबा निकल आए और वो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। जब उसको डिग डाउन किया गया तो वो वाकया हुआ ही नहीं। झूठ ने तबाही फैलाई, झूठ ने तबाही फैलाई। आप देखें कि कितने तलबा उस वाक़े की वजह से फसाद का शिकार हुए, केओस का शिकार हुए। मैं और आप अगर कहीं जुल्म होगा हम आवाज़ बुलंद करेंगे, बेशक। और हम ये तवक्को भी करते हैं कि हमारे इदारे भी पकड़ेंगे। मतलब उनमें उनको तो बल्कि एक लेवल पे दुनियावी तौर पे भी कहें, वो तो माइलेज मिलेगी कि हमने मजलूम का साथ दिया है। तो क्यों उनके लिए तो दुनियावी तौर पे भी इस वक्त फ़ायदा था। मगर हमने देखा कि हमने अपने ही बिल्डिंगें जलाई, अपने ही अमलाक को जलाया, अपने ही बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया, अपने ही बच्चों को हम डी जनरेशन के पाथ पे ले गए। और जब उसको डिग किया गया तो वो वाकया सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोई एक फर्द होगा ना जिसको लाइक्स चाहिए होंगे। लेनी चाहिए हमें कि झूठ सरासर तबाही है। तो झूठ किस तरह से तबाह करता है हमारी जिंदगियों को? बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा होता है कि फलां बंदा अगर झूठ भी बोल रहा है तो बड़ा खुशहाल है, हम भी बोलते चले जाते हैं। देखें, एक चीज और है, हमारा जो कैलकुलेटर होता है ना, वो कैलकुलेटर मादी हो चुका है इस वक्त। कैलकुलेटर सिर्फ मादी नहीं होता, इसके अंदर रूहानियत भी है, इसके अंदर इत्मीनान भी है। बड़े बड़े झूठे हैं, वर्ल्डी तौर पे बड़े सक्सेसफुल हैं, आप भी जानती होंगी, मैं भी जानता हूँगा। वो रात को 10-10 गोलियां खाते हैं तो नींद आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक गरीब आदमी है, मिस्कीन है, मुफलिस है, बेफिक्री की सुकून की नींद सोता है, 9 घंटे पूरी नींद लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको हम खुशहाल समझ रहे, जिसको हम सक्सेसफुल समझ रहे हैं, उसके जो दूसरे चैलेंजेस हैं, जिसने उसकी ज़िंदगी को अजाब बनाया हुआ है, और इस दुनिया में रब ताला का अजाब उसके ऊपर नाफिज हुआ है, वो मैं और आप नहीं देख रहे। बेशक बेशक। एक सच्चे की बेफिक्री, एक सच्चे का इत्मीनान, एक सच्चे की सेटिस्फैक्शन, एक सच्चे की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने से दी। और हमारा तो देखें पूरी सूफी ट्रेडिशन इसके ऊपर खड़ी हुई है। सूफिया बुजुर्गाने दीन बज़ाहिर फ़कीर थे। आप देखें दुनिया में बड़े बड़े किंग्स हुए, झूठ बोल के उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जे किए, झूठ बोल के वो बड़े बड़े किंग्स थे, आज उनकी कब्रों के नामो निशान मिट गए। मगर अली अजवेरी 1000 साल पहले आए थे। ही वॉज वन मैन। कोई दुनियावी तौर पे उस वक्त वेल्थ नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी। अपने मरने के 1000 साल बाद ऐसी लगता है जैसे आज भी जिंदा है। बेशक बेशक। तो सच आपको एक और तरह की हयात बख्शता है। और आप देखेंगे दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं, उनकी वेल्थ, उनके रिसोर्सेज की वजह से उनको बड़ा नहीं कहा गया, उनके कैरेक्टर की वजह से उन्हें बड़ा कहा गया, और वो तारीखों में जिंदा हो गए। बेशक ऐसे ही। तो मेरा अगर हम इस चीज़ को ज़रा रूहानी एंगल से भी देखें, हमारे सूफिया ने एक बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा जो आपका लफ्ज़ है ना, ये बातिन में एक इमेज क्रिएट करता है। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि मोमिन का दिल जो है वो जब वो गुनाह करेगा तो वो स्याह हो जाएगा। वो स्याह क्यों होगा? मेरा लफ्ज़, मेरा कलाम बातिन में कैफियत पैदा करता है। मैं सच बोलूँगा, बातिन में नूर पैदा होगा। मेरा कल्ब, मेरा बातिन रोशन होता जाएगा। मैं झूठ बोलूँगा, मैं फेक बात करूँगा, तो मेरे जिस्म के ऊपर सियाही और जुल्मत का नजूल होगा, डार्कनेस। और वो जो हार्ट है वो मैं स्टोन हार्टेड, हार्ड हार्टेड होना शुरू हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो दुनिया में बज़ाहिर आपको अगर लग रहा है कि कोई बंदा कामयाब है, लेकिन वो जो उसका हार्ड हार्टेड होना है, जो उसके लिए साइकोलॉजिकल डिसोनेंस, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर के इश्यूज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसकी जिंदगी असल में चलता फिरता एक अजाब है। झूठ से छुटकारा हासिल करना क्या बहुत मुश्किल है? आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, मुश्किल तो नहीं है। ये हुक्म मैंने और आपने अपने ऊपर नाफिज करना है। हाँ। होता ये है अक्सर जब इस तरह की बात होती है ना कि जी को सोल्यूशन पे बात करें, सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है, मैंने और आपने अपने ऊपर नाफिज करना है। बस आई वॉन्ट टू बिकम गुड लुकिंग और आई वॉन्ट टू गेट स्लिम। मैंने डाइट करनी है, मैंने जिम जाना है, तब मैं वजन उठाता हूँ कि मुझे अच्छा लगना है। तो अगर मैंने अपने किरदार में अच्छा होना है तो अब मैंने ही अपने ऊपर काम करना है ना। कोई बाहर से तो
कैटलिस्ट ऐसा नहीं है जो आएगा और आपको तब्दील करेगा। लेकिन इशू हमारी सोसाइटी का अलमिया पता क्या है, आप सच बोलते जाएंगे आपको लोग अकेला छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं ये तो बदतमीज है, ये तो हर किसी से मतलब किसी की बात से एग्री नहीं करता। सच का ताल्लुक बदतमीजी से नहीं है वैसे बाय द वे। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे झूठ की इजाजत भी है, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। ये आम सवाल है। हमारे बुजुर्गान ने और हमारे फुकहा ने ये लिखा, अगर रेकनसाइल करना है लोगों में ना इतफाकी और आप उनमें मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उस वक्त अगर आपने सच से परहेज किया कि दोनों साथ मिल जाएं, हाँ। मियाँ बीवी की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, उस लड़ाई को मोहब्बत में बदलने के लिए वक्ती तौर पे टेम्पररीली आपने वो फैक्ट्स बयान नहीं किए जो कि सच्चे थे, हकीकत थी, तो वो जवाज है, यहाँ पे आप कर सकते। तो बाज़ औक़ात या अगर ओप्रेशन है, जालिम आपके सामने कोई है, उसके जुल्म से बचने के लिए, तब भी हैविंग सेड दैट, सच बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीज हैं। सच बोलने के भी तरीके सिखाए हैं। हाँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को तरबियत फरमाना चाहते थे, पिन पॉइंट करके तरबियत नहीं करते थे, क्योंकि अगले की इज्जत नफ्स हर्ट होती है ना, ये भी हमने देखना सबसे पहले इसको देखना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बाज लोग यूं करते हैं, तो अगर यूं ना किया करें तो ये दूसरा रवैया ज्यादा बेहतर है। तो जिसके अंदर वो गलती थी, वो खता थी, उसको समझ आ जाती थी मेरे अंदर ये खता है और ये रवैया बेहतर नहीं है, दूसरे रवैये को मैं इख्तियार करूं। तो सरकार दो आलम सीगा तमीम आम सीगे में बात करते थे, स्पेसिफाई करके, बोलते तो हमेशा सच थे। आका अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम के यहाँ सहाबा के साथ लाइट मोमेंट्स भी होते थे। तो आपने फरमाया मैं मजाह में भी झूठ नहीं बोलता, अल्लाहु अकबर। जोक्स या एक लाइट मोमेंट होना ये इंसानी नफ्सियात है और वहां पर भी होती थी, लेकिन फरमाया कि उस लेवल पर भी झूठ इज नॉट अलाउड। जैसे एक बुढ़िया आई आपके पास, एक ओल्ड वुमन, उसने कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमाएं कि मैं जन्नत में जाऊं। तो आपने मुस्कुरा के कहा कि बूढ़ी जन्नत में नहीं जाती। अब वो जरा परेशान हुई, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि सब लोग जवान होकर जन्नत में जाएंगे। हाँ। यानी बज़ाहिर यहाँ पे जो आपकी एज है उस एज के साथ आपने नहीं जाना, तो एक लाइट मोमेंट है, मगर जो इरशाद फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, वो ट्रूथ है। तो जोक्स के लेवल पर भी एहतमाम के ट्रूथ ही हो, तो आज मेरा ख्याल है ये एक जुमे वाले दिन हम सब ऐद ही कर सकते हैं। बिल्कुल। झूठे के लिए तबाही क्या है, मुझे इस पे थोड़ी सी रोशनी। लेकिन झूठे के लिए जो आखिरत के अजाबात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो मुनाफिकत है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक जो है वो दोज़ख के बदतरीन गढ़ों में होगा, सबसे नीचे होगा। क्यों? उसका जाहिर बातिन अलहदा है। यही तो एक झूठ है, यही एक झूठ है कि जो आपको जो सच नजर आ रहा है आप उसके बरक्स कुछ कर रहे हैं। दिस इज हिपोक्रेसी ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स। तो मुनाफिक के लिए जहन्नुम के बदतरीन गड़े का अजाब है, वो बदतरीन गड़े में, वो सबसे निचले दर्जे का मुजरिम होगा। काफिर के लिए ये बात नहीं कही गई, काफिर शायद फिर ऊपर हो, लेकिन जो झूठा है, जो मुनाफिक है, यानी मुनाफिकत का ही एक शेड झूठ बोलना है, तो बदतरीन अजाब की वईद है। और दुनिया के अंदर भी मैं आपको बताऊं, एक सच्ची बात यह है कि झूठ की जिंदगी होती है कम। झूठ इज ऑलवेज टेम्पररी। झूठा एक्सपोज जरूर होता है, और आप देखेंगी, और आपकी और मेरी जिंदगियों के अंदर हमने कई झूठों को एक्सपोज होते हुए देखा है, और दुनिया में भी मातून होते हुए देखा है, दुनिया में भी उनकी तरदीद होती है। आखिरत में भी जिल्लत और दुनिया में भी जिल्लत समेत। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसे। सो मेरे ख्याल से जो हम अपने घरों में करते हैं ना, हमारे बच्चे उसी का एक अक्स होते हैं। एब्सोल्युटली। तो हमें फिर इस चीज़ पर बहुत गौर करना है। हमें गौर भी करना चाहिए। और देखें, एक बात और है, मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक मीडिया के साथ है, आपका भी है ऑफ कोर्स। हमारे मीडिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हम एक एजुकेशनल अंदाज में बातों को फैलाएं, चीज़ों को सेंसेशनलाइज ना करें। ये भी झूठ की शेड में आता है कि हम आई बॉल्स, हमने देखा ना सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। मैंने सब्सक्राइबर्स लेने के लिए, मैंने लाइक्स लेने के लिए, मैंने व्यूज लेने के लिए, मैंने बजाय आमदनी के लिए, सब एक झूठ है वो तो मैंने झूठ को फैलाया है, लोगों पे तोहमतें लगाई हैं, लोगों की पगड़ियां उछाली हैं, ऐसे नैरेटिव्स को बिल्ड किया है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल सही। अली अजमेरी को टारगेट करूंगा, अब्दुल कादिर जिलानी को करूंगा, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को करूंगा। क्यों? वो तो कब्रों में चले गए हैं। इनके हवाले से झूठ फैलाओ, डिवीजन क्रिएट करो और आई बॉल्स हासिल करो।
फेम हासिल करो, पॉपुलैरिटी हासिल करो। तो सोशल मीडिया के दौर में तो झूठ बहुत ज़्यादा फैला है। मैंने अपने छोटे से अपने चैनल को चलाने के लिए पूरे लाहौर में, पूरे पिंडी में लड़ाइयाँ करवा दी बच्चों के लिए। इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल। ये जो बच्चों के मुस्तकबिल से मैं खेला, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। तो मीडिया, सोशल मीडिया, खास तौर पे रिस्पॉन्सिबल यूज इसका करना। फैक्ट्स की बात आप करें, और फैक्ट्स की बात भी तहजीब में करें, बिल्कुल पगड़ियां ना उछालें। बिल्कुल सही बात। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? मैसेज यही होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक और अमीन हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं। सादिक और अमीन के सदके सिद्क और अमानत के रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अपने कारोबार के अंदर, अपने ट्रेड के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर, हर लेवल पर सच्चे बनने की कोशिश करें। बेशक। और अगर आज से ही आप ये अहद कर लेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, और सिर्फ मेरे ख्याल से एक झूठ जो है ना आपसे बहुत सारी बुराइयों को दूर कर देता है। सो झूठ को छोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। हो सकता है किसी के लिए आप नापसंदीदा हो जाएंगे, हो सकता है लोग आपसे इख्तलाफ भी करें, लेकिन ये दुनिया जो है वो बस यहाँ तक ही है। आपकी अगली ज़िंदगी में आपको कितना बुलंद मुकाम मिलेगा, इस चीज़ के बारे में सोचें और आज से ही ऐड कर लें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो आज है 25 अक्टूबर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे। हम बहुत सारे आर्टिस्ट हजरात को अपने स्टूडियोज़ में बुलाते रहते हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त काम आपको दिखाते भी रहते हैं। एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है, और ये एप्रिसिएशन ही आपके लिए मोटिवेशन भी बनती है। बहुत सारे लोग जो कि फील्ड में कुछ करना चाह रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बेचारे नाउम्मीद हो जाते हैं, सो उनको पता चलता है कि मेहनत करने वाले लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। सो आज के हमारे मेहमान जो कि आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, हम बारहा उन्हें मदऊ कर चुके हैं। सो उनका काम तो ज़बरदस्त है ही है, लेकिन आर्ट से उनका ताल्लुक़, आर्टिस्ट वो कैसे बने, आर्टिस्ट की ज़िंदगी होती कैसी, ये भी डिस्कस करेंगे। सना सईद हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद इम्तियाज़ नूरिश हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। सना, आपके वक्त का भी शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत दोनों आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला ने इन लोगों को कुछ अलहदा ही सलाहियत दी होती है। सना, अलहदा सलाहियत दी होती है? मुझे तो लगता है एक कर्ज है आर्ट मेकिंग, कि अब आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो हम तो फंसे हुए हैं इसके, बस उस समंदर में आ गए तो अब निकल नहीं सकते। लेकिन उसमें बहुत कुछ है। दैट इज़ ट्रू। उसकी तलाश हमेशा रहती है क्या? ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक आर्टिस्ट के लिए इट्स नेवर इनफ। कोई बॉटम नहीं है जो हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये एक बस गहरा सा एक समुंदर है जिसके अंदर आपने ढूंढते रहना है कि आपको क्या चाहिए। यानी आप जितना मर्जी काम करते जाएं, सेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। इम्तियाज़ साहब की तरफ आती हूँ। माशाल्लाह से इम्तियाज़ साहब को हम पहले भी मदऊ कर चुके हैं। इम्तियाज़ साहब ट्रैफिक वार्डन भी हैं और आर्ट के शौकीन भी हैं, और बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। आर्टिस्ट कैसे बने? मैम, पहले भी जैसे हमारी बात हुई थी कि ये मेरे अंदर ही था आर्ट सारा, और पहले पता नहीं चला, और आगे फिर उसके बाद वो ट्रैफिक पुलिस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, असल तो मेरे अंदर जो है वो आर्ट है। और चूँकि मैं पहले भी बचपन से मैं उसको काम कर रहा था, और जब इसको किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा काम ही किया तो सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो एप्रिसिएशन के साथ, जैसे आपने अभी बताया कि एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है, तो एप्रिसिएशन के साथ वो फिर आगे चमकता गया। और फिर खुशकिस्मती से हमारे अजी साहब जो हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर, वो जब आए तो उन्होंने फिर पुलिस के अंदर फर्स्ट टाइम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और उसी की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह अब आप थानों के अंदर जाएँ तो वहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा होता है, वेडिंग फ़ोटो शूट हो रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो एक आजी साहब का इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने थानों को इतना अच्छा बना दिया कि पहले हमारा ये था कि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि थानों के अंदर हमारी पेंटिंग्स लगी होनी चाहिए, तो आजी साहब ने कहा तो थानों के अंदर पेंटिंग्स होनी चाहिए, तो पेंटिंग तो ऐसी जगह पे लगती है जो कि अच्छी जगह हो, तो उसके लिए हमें थानों को पहले रेनोवेट करना चाहिए। तो फिर थानों को, फिर हमारे पुलिस खिदमत मराकज़ हैं,
वहाँ पे, और फिर हमारे जो मेन ऑफिस हैं, CP ऑफिस यानी हैं, कुछ शक्ल IG साहब ने बदली और कुछ खूबसूरती आपने उसमें ऐड कर दी, सही हो गया। सना, आर्टिस्ट बनते हैं कि अल्लाह ताला ही बनाते हैं? आर्टिस्ट बनाए भी जाते हैं वैसे। अच्छा, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर ये मादा ज़रूर डाला हुआ है, आपके मेरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके अंदर, लेकिन उसको पॉलिश करना और उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना। आपको नहीं लगता कि आपके आसपास बहुत लोग होंगे जिनको आपको लगता है कि हाँ दे शुडंट बी डॉक्टर्स, यस, इनको इंजीनियर नहीं होना चाहिए था, इनको फारिग भी नहीं होना चाहिए था, सही, कि उनको शायद वो माहौल प्रोवाइड नहीं किया गया, वो मिला नहीं, वरना हो सकता है कि वो बहुत अच्छे राइटर्स, सिंगर, एक्टर्स या पेंटर्स होते। और आर्टिस्ट ना वाकई में इंतहाई सेंसिटिव इंसान है, उसको एक की 100 लगती है। तो आपको बड़े प्यार से, जैसे पौधे को पानी दे दे के बड़ा करना होता है ना, आपको आर्टिस्ट को बड़े प्यार से उगाना इम्तियाज़ है। तो बड़ी सख्त ड्यूटी करते हैं, फिर ये सेंसिटिविटी कहाँ गई इम्तियाज़? मैम वो आपका मैम ने जो बात की बहुत अच्छी बात की है, और वो मुझे कहीं कहीं फील होता है, कहीं कहीं क्या बहुत दफ़ा मुझे फील हुआ कि मुझे शायद यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और मुझे चलान नहीं होता। कोई एक्सक्यूज़ कर दे मैं उसको छोड़ देता हूँ। बिल्कुल सही, वाकई ये मैं जहाँ पे जिसको भी रोकूंगा, जाहिर है हर बंदे की आप उसकी एक्सक्यूज़ होती है कोई ना कोई, तो मैं समझता हूँ हाँ यार इसकी जेन्युइन रीज़न है भाई, तो उसकी तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो मुझे बड़ी परेशानी होती है चलान करते हुए, मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि हमें मतलब वो एज इट इज़ कोई टारगेट नहीं होता हमारा कि आपने इतने करने हैं, लेकिन ऑब्वियसली ड्यूटी का हिस्सा तो है ना, वो हिस्सा है आपको करनी है। कि जब भी आप एज ऑफिसर जब भी कहीं से भी गुजरेंगे, आप देखें अगर आप वायलेशन देखने लग जाएं तो आप एक चौक के अंदर 1 मिनट रुक के देख लें आप, तो वहाँ पे दर्जनों लोग बगैर हेलमेट के हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वन वे जा रहे हैं। तो जो भी ऑफिसर है वो तो यही कहते हैं कि यार आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा ना। तो कोशिश खैर हम करते हैं, ऑब्वियसली लोगों को समझाते हैं। असल में लेक ऑफ अवेयरनेस है, मैं समझता हूँ कि लोगों को जब ये पता चल जाए कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मेरे लिए कितना ख़तरनाक, और रोज़ दर्जनों के हिसाब से एक्सीडेंट्स होते हैं, उसका अंदाज़ा लगा लें। हमने पिछले दिनों कलेक्शन भी की थी, हम जनरल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, न्यूरो सर्जरी वार्ड जो है वहाँ पे हम गए, और वहाँ पे देखा हमने डाटा कलेक्ट करेंगे आप तो 100 में से तकरीबन 80% लोग जो हैं वो हेड इंजरी की वजह से आते हैं, रोड एक्सीडेंट की वजह से। बिल्कुल सही है। सो लोगों ये को जब चीज़ें ये तो हमें पता चल समझ जाए, नहीं है, लोग समझते नहीं है ना। यानी ऐसे वार्डन्स भी हैं जिनको चालान करना अच्छा नहीं लगता, जिनका बिल्कुल दिल नहीं करता चालान करने को, इम्तियाज़ इनमें से एक है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, आर्ट की बहुत सारी फील्ड, आपको कैसे पता चलता है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से आपको हर फ्लेवर पहले थोड़ा सा चखना पड़ता है। जैसे खसूसन NCA के अंदर ना जो फाउंडेशन ईयर है हमारा, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा थोड़ी सी एक्टिंग भी सीखे, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, स्कल्पटिंग, हर चीज़ उसको हम थोड़ी स्टूडेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसको राइट ट्रैक पे लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप उसको हर फ्लेवर थोड़ा थोड़ा चखाते हो ना, फिर उसको पता चलता है कि इसके अंदर मेरी जो सलाहियत है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बाहर आ रही है। सही। दिस इज़ हाउ। इम्तियाज़, आपको कैसे पता चला कि आपका बेस्ट पार्ट ये है? मैं रिसेंटली मैंने NCA से मैंने भी सीखा है, वहाँ से डिप्लोमा था मेरा, और वहाँ से जब गए हैं तो जो इन्होंने बताया कि वहाँ पे आपको सारा कुछ सिखाते हैं। मेरा डिप्लोमा तो स्पेसिफिकली ड्राइंग एंड पेंटिंग में था, वो भी जब उससे पहले जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पे मैंने अपना काम दिखाया, चूँकि मैं जब उससे पहले काम जो कर रहा था पिछले 10 साल में मैंने जो काम किया, तो मैं उसमें कैलीग्राफी भी कर रहा था, उसमें ड्राइंग भी कर रहा था, उसमें पेंटिंग भी कर रहा था, उसमें जो ना स्कल्पचर भी कर रहा था, उसमें और बहुत सारे ऐसे आर्ट थे जो मुझे पता भी नहीं था कि ये शायद ये कोई स्पेसिफिक फील्ड होती है, लेकिन कर रहे थे। इंटरनेट पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी देखते थे तो होता था कि ये मैं कर सकता हूँ, और मैं कर लेता था वो। तो वहाँ पे जब गए तो इंटरव्यू में उन्हें पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, किस डिप्लोमा में आप आएंगे। तो मैंने उन्हें सारा अपना काम दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपका कैलीग्राफी अच्छा है, आपका ड्राइंग अच्छी है आपकी, तो आप ड्राइंग एंड पेंटिंग आपको सूट करता है, आप इसको फॉलो करें, आप इसमें आप काम करें। सही, यानी आपकी अच्छी काउंसलिंग हो जाना, आपको प्रॉपर एक ट्रैक मिल जाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टेज पर। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे हैं जी आज आर्टिस्ट के हवाले से, आर्टिस्ट बना कैसे जाता है, जिन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन करना है, जो आना चाह रहे हैं। सना, माशाल्लाह आप 2 एक्सपर्ट अपनी फील्ड के हमारे सामने मौजूद हैं। सो पेरेंट्स मना कर देते हैं, भाई ये क्या बात हुई, पेंटिंग्स बनाना है, आगे जाके क्या करोगी, ये तो वो होता ना फ्री टाइम में कर सकते हो, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लोग समझते ही नहीं है कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आपका बच्चा ये करे तो।
میرے خیال سے آپ آرٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اگر پیرنٹس آپ کو منع کرتے ہیں تو وہی پیرنٹس گانے بھی دیکھتے ہیں, موویز بھی دیکھتے ہیں, اور وہی پیرنٹس اچھے کپڑے بھی پہننا چاہتے ہیں, اچھے گھروں میں بھی رہنا چاہتے ہیں, اور یہ سب ڈیزائن کون کر رہا ہے اور بنا کون رہا ہے. آرٹ کے بغیر تو آپ کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے نا. اور دوسرا یہ ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہوا ہے کہ آرٹسٹ جو ہے نا وہ جھلا انسان ہے, اس کو کچھ نہیں پتا, اس نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں ہے, جبکہ اٹس مدر آف آل فیلڈس. کسی وجہ سے کہا جاتا ہے. آپ کو سائنس, ٹیکنالوجی, فلسفہ, لٹریچر سب کچھ تھوڑا تھوڑا پتہ ہوگا تو آپ ڈیزائن, پروڈکٹ میکنگ, آرٹ میکنگ میں آؤ گے نا. پیرنٹس نے وہ ہماری نا کاؤنسلنگ کا وہی مسئلہ ہے جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ آرٹسٹ بنتا کیسے, اس کو سنبھالا کیسے جاتا ہے. اب تو انسٹیٹیوٹس اتنے زیادہ ہیں ہمارے یہاں, بس یہ نا کہ پیسے جس میں اچھے کما لیں بچے کو, فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے, اچھا اس نے یہ سبجیکٹ پڑھے, چلو بیٹا تم نے بھی یہ پڑھنا ہے. تو آرٹسٹ کیا پیسے نہیں کما سکتے؟ بالکل کما سکتے ہیں میم. یہاں پہ جو انہوں نے بات کی ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ہم اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ پیسے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, یہاں پہ یہ بہت بڑا میجر ایشو ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ارننگ اچھی ہو رہی ہو. اور یہاں پہ جو آرٹسٹ کا کنسیپٹ ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ایک پینٹر کام کر رہا ہے, یہ اس کو آرٹسٹ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کرے گا اگر اس نے سیکھ لیا. حالانکہ جیسے میم نے بات کی کہ اس کی بڑی ایک بہت ایک واسٹ فیلڈ ہے کہ ہر کام جو ہو رہا ہے اس کو پروفیشنل طریقے سے کرنا وہ آرٹ ہے. آپ کا اسکرپٹ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے, یہاں پہ جو انٹیریئر ڈیزائننگ ہے, آپ کے کپڑوں کی ڈیزائننگ ہے, آپ کے گھروں کی ڈیزائننگ ہے, ان کی ڈرافٹنگ ہے, وہ سارا کچھ آرٹسٹ کرتا ہے, اس کے پیچھے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. تو ہم کسی بھی کام کو میں سمجھتا ہوں پروفیشنل طریقے سے کرنا اور ایک لکھے پڑھے طریقے سے کرنا وہ ایک آرٹ ہے. بالکل صحیح. تو اس کے پیچھے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اپنے اندر چھپے آرٹسٹ کو ڈھونڈنے میں کیا کرنا چاہیے؟ چپ کر کے کام کرنا چاہیے. ہاں, پوری زندگی مجھے لگتا ہے اس میں لگ جائے گی اپنے اندر والے اچھا انسان کچھ لوگوں کو کے اندر سمجھنے بڑی میں. خود اسپیشل صلاحیت ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھ کے کام کرتے ہیں. اپنا کام کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے منوانا ہے؟ یہ مجھے پھر لگتا ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو. ہماری نا بڑی عادت ہو گئی ہے ہر وقت سوشلائز کرنے کی, ہر وقت لوگوں سے کنیکٹڈ رہنے کی. دیر از سو مچ انفارمیشن آل دا ٹائم. ہمارے بزرگوں نے یا ہم سے پچھلی جنریشن نے ہر وقت 10 نوٹیفیکیشن 100 میسیجز نہیں دیکھے. وہ بیٹھ کے درخت کے نیچے 2-3 گھنٹے گزارنا جانتے تھے. ان کو شاید اپنے آپ سے بات کرنا آتی ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری اسکیری پلیس ٹو بی ان, جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میری انر وائس ہے بھی کہ نہیں, سننا تو دور کی بات. جب کچھ اسپیشل کام کرنا ہوتا ہے کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ کچھ علیحدہ سے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ سے بیٹھ کے باتیں کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب یہ کام کرنا ہے جو منفرد ہے؟ میں تو خیر سوتے بھی مجھے آ رہا ہوتا ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں. میں تو مطلب اس طرح سے میں سوچتا ہوں, میں اپنا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں نا کہ میں چونکہ نیند ٹائم کم ملتا ہے, سوتے کم ہے, تو آپ پھر راستے میں ٹریول کرتے ہوئے بھی آپ سو رہے ہوتے ہیں, تو وہ پراپر نیند نہیں ہوتی, آپ ہلکا سا وقت ہوتی, تو تب مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا وہ والی پینٹنگ ایسے بنانی ہے, اس میں یہ اس طرح سے آپ نے چیزیں کرنی ہیں, اس طرح سے کریں گے, یہاں پہ یہ ٹیکنیک لگائیں گے تو یہ اچھی لگے گی. تو امیجینیشن میں آپ کہیں نہ کہیں وہ آرٹ اپنا کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں نے ابھی دوسرا جو ایک پیچھے ہمارا کوشچن اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ جو یہاں پہ لوگ آ کیوں نہیں رہے اس سائڈ پہ. ایک تو ہمارا وہ ہے نا کہ کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم کما نہیں سکتے. اچھا تو آرٹسٹ بن کے کیا کرے گا, یہ کمائے گا کہاں سے, کیسے کمائے گا؟ تو ابھی پاکستان میں الحمدللہ کافی ساری اویئرنیس لوگوں کو آ گئی ہے, لیکن خیر اس لیول تک تو نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پوری آرٹ کی ایک پوری انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو جہاں پہ ہماری تو خیر اللہ ماشاء اللہ ہماری دوسری انڈسٹری ساری پیچھے جا رہی ہیں, جو پراپر انڈسٹری جن کو ہم انڈسٹری سمجھتے ہیں. یہ والی انڈسٹری تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی نا, اس کو بھی تو ختم ہے. ادروائز اس پہ اگر کام کیا جائے تو باقی دوسری دنیا نے اس میں بہت آگے گئے ہیں. تو ہم اس کو پراپر انڈسٹری کے طور پہ اگر اس کو لے کے چلیں, اور جتنا ٹیلنٹ کی پاکستان میں ہمیشہ یہ فکرہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور اس کو جانچنا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہر بندے کو, میں یہاں پہ ٹریفک یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن میں اصل میں آرٹسٹ ہوں, تو آنا تو چاہیے تھا کہ ہم اس فیلڈ میں جاتے, وہاں پہ جا کے کرتے کچھ. الحمدللہ میں نے پچھلے 3 سال کے اندر اتنا کام کیا ہے کہ ابھی وہ میں نے کام انہیں بھی دکھا رہا تھا, میم کو دکھا رہا تھا, اور ادھر بھی اساتذہ کو بھی دکھایا. ابھی سی جو تھے ہمارے مرتضیٰ جعفری صاحب, ان کو میں نے کام دکھایا.
تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کام میں کوئی شک نہیں ہے، زبردست کام ہے، بس کام کرتے رہے. بس آپ نے اپنے اندر چھپے آرٹ کو ڈھونڈنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے اور بس کام کرتے چلے جانا ہے. ہر فیلڈ میں کامیابی کی ضمانت صرف کام 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 ہے، لگن ہے، جو کہ آپ کو نہ صرف ایک بڑا آرٹسٹ بلکہ کسی بھی فیلڈ میں ہمارے پاس جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی محنت ہی ان کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے. محنت کرتے چلے جائیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ لوگ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ہیپی برتھ ڈے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.